ठीक है। संघ एवं राज्य क्षेत्र की, संघ एवं राज्य क्षेत्र का मतलब समझ रहे हो? पहले नॉर्मली समझो। सबसे पहले जब देश का विलय किया गया, देश में अन्य देसी रियासतों को जब मिलाया गया पटेल साहब के द्वारा, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, तो उसमें राज्यों को 3 कैटेगरी में बांटा गया था, 3 तरह के क्षेत्रों में बांटा गया। एक तो थे राज्य, एक था संघ राज्य क्षेत्र, इसको आप केंद्र शासित कहते हो, और एक तीसरा होता है अर्जित क्षेत्र। मतलब कि सभी राज्य आपस में भौगोलिक रूप से बराबर नहीं है, कहीं पर पहाड़ ज़्यादा हैं, है ना, कहीं पर मैदान बहुत ज़्यादा है, तो पहाड़ वाले के पास में जो सुविधाएं हैं, प्राकृतिक सुविधाएं, वो बहुत कम हैं, खेती की समस्या है उसके पास, है ना। और मैदानी क्षेत्र में मैदान होने से उसके पास फसल ज़्यादा हो सकता है, या हो सकता है कि प्राकृतिक संसाधन भी हों, जैसे कोयला, उसके अलावा जो मिनरल्स निकलते हैं, लोहा हो, अभ्रक हो, सोना हो, तो या पेट्रोलियम हो, तो इन क्षेत्रों से क्या हर राज्य बराबर हो सकते हैं? नहीं। तो जो राज्य भौगोलिक रूप से या प्राकृतिक रूप से कमज़ोर हैं, उनको सरकार ने क्या किया? कुछ प्रिविलेज दिया, समझ गए? कुछ अलग से संसाधन दिए। ये अलग से संसाधन इसलिए दिए गए, मतलब उनको पैसा ज़्यादा दिया जाएगा, इसलिए दिया जाएगा ताकि वहाँ के लोगों का विकास करने में समस्या ना आए। राज्य गरीब होगा तो हम अलग से पैसा दे करके उस राज्य के लोगों का विकास अन्य राज्यों के बराबर ला सकते हैं, ठीक है। तो राज्यों को किन आधारों पर कैटेगराइज्ड किया गया, कौन कौन से राज्य कैटेगराइज्ड किए गए? जैसे दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है ना, दिल्ली को कई बार बदला गया। तुम्हारा चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है, अंडमान निकोबार केंद्र शासित है, लक्षद्वीप केंद्र शासित है, गोवा केंद्र शासित है। तो हर एक क्षेत्र को जो केंद्र शासित था, अब इसका निर्णय संसद करती है, संसद के अंदर ही इसका निर्णय किया जाता है कौन सा राज्य क्षेत्र किसके अंतर्गत आएगा। तो यहाँ से कैटेगराइज्ड किया गया। वर्तमान समय में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, 8 अब 9 हो गए, शायद 9 हो गए, है ना। दादरा नगर हवेली दमन दीव को मिला करके 1 कर दिया गया, तो अब 9 हो गए। तो जो केंद्र शासित का दर्जा दिया गया, किस आधार पर दिया जाता है, वहाँ पर किसकी सरकार चलती है, ज़्यादा शक्तिशाली कौन होता है, मुख्यमंत्री या राज्यपाल होता है, किन किन केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यपाल को किस नाम से जाना जाता है, ये सारी चीज़ें हम इसमें करेंगे। तो सबसे पहले ये हेडिंग डालिए, संघ एवं राज्य क्षेत्र, इसमें पहले कुछ लिखिए, देखिए संविधान के अनुच्छेद 1 में, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत का संविधान 1 क्या कहता है? भारत संघ एवं राज्य क्षेत्रों का देश है, यानी कि भारत का निर्माण राज्यों से और उसके केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर हुआ है। तो संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया, भारत अर्थात इंडिया, ध्यान रखिएगा संविधान में आपके दोनों नाम लिखे गए हैं देश के, भारत भी इंडिया भी। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, राज्यों का संघ होगा, जिसके अंतर्गत 3 प्रकार के राज्य क्षेत्र सम्मिलित होंगे। कौन कौन से? पहला, राज्यों का राज्य क्षेत्र, दूसरा केंद्र शासित, या संघ राज्य क्षेत्र। एक ही बात है, संघ राज्य क्षेत्र बोले या केंद्र शासित बोले। और तीसरा क्या होगा? अर्जित राज्य क्षेत्र। अर्जित मतलब, हाँ,
किसी से युद्ध में जीत लिया जाए, किसी से संधि में जीत लिया जाए, है ना। तो इसके द्वारा जो राज्य क्षेत्र आपके हिस्से में मिलेगा वो तीसरे में आएगा। ठीक है। आर्टिकल 1 से लेकर के आर्टिकल 4 तक में इसका जिक्र किया गया है। आर्टिकल 1 कहता है भारत राज्यों का संघ क्षेत्र है। आर्टिकल 2 क्या कहता है कि नए राज्य अगर बनाए जाते हैं, जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश को बांट करके उत्तरांचल बनाया गया था, जिसे अब हम उत्तराखंड के नाम से जानते हैं, तो इसको किस कैटेगरी में रखेंगे? आर्टिकल 2 में। आर्टिकल 3 में क्या होता है कि राज्यों के अगर बंटवारे से नया राज्य बनता है तो जो पहला राज्य था उसकी सीमा में परिवर्तन होगा, नए राज्य जो बनेगा उसका कुछ नाम रखा जाएगा। तो सीमा में परिवर्तन, राज्य के नाम में परिवर्तन करना, ये सारी गतिविधियां भारत के संविधान के आर्टिकल 3 में है। आर्टिकल 4 में क्या है? आर्टिकल 1 व आर्टिकल 3 में संशोधन की प्रक्रिया आर्टिकल 4 में। आर्टिकल 5 से नागरिकता स्टार्ट हो जाता है। तो ये 3 प्रकार के राज्य आपके संविधान में लिखे गए हैं। 3 प्रकार के राज्य हो सकते हैं। अब इसके आगे लिखिए, भारत संघ के अंतर्गत आने वाले राज्य क्षेत्रों के नाम, अब संविधान की बुक लाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो संविधान की बुक पॉलिटी वाले दिन ज़रूर लेकर के आएंगे आप लोग। ठीक है, राज्य क्षेत्र का नाम तथा उसके तहत आने वाले क्षेत्र का, उसके तहत आने वाले क्षेत्र का व उसके तहत आने वाले क्षेत्र का विस्तृत वर्णन संविधान के अनुच्छेद 1 के, संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसूची 1 में वर्णित किया गया है। हो गया, जिसमें 28 राज्य तथा आई थिंक 8 हो गए हैं, है ना। देखिए पहले 7 थे, है ना, लेकिन 2 बढ़े, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, तो 9 हो गए। लेकिन दादरा दमन दीव एवं नगर हवेली को मिला करके 1 कर दिया गया, तो 9 से घट के 8 हो गए। तो जिसमें 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश, ये ध्यान रखना बहुत इम्पोर्टेंट है ये दोनों टर्म। राज्य कितने हैं? जैसे यूपी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, ये सब कितने हैं? 28। और केंद्र शासित कितने हैं? 8। ठीक है, 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। हो गया, लिखिए, लाइन छोड़ के लिखिए, यह व्यवस्था प्रारंभ में नहीं थी। यह व्यवस्था प्रारंभ में नहीं थी। सातवें संविधान संशोधन ब्रैकेट में लिखेगा 1956, 1956 में हुआ था। 1956 सातवें संविधान संशोधन 1956 से पूर्व संघ से संबद्ध सातवें संविधान संशोधन ब्रैकेट में लिखना है 1956 से पूर्व
संघ से जुड़े राज्यों को, अरे संबद्ध भाई, हिंदी में भी समझा करो, संबद्ध मतलब जुड़ा होना। सीसीएस यूनिवर्सिटी से संबद्ध कॉलेज से जुड़े राज्यों को 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया। तो आज़ादी के बाद कितने कैटेगरी में थे? 4 कैटेगरी में। उनको आगे लिखवाऊंगा, ABCD करके हैं, ठीक है। A कैटेगरी, B कैटेगरी, C कैटेगरी, D कैटेगरी। वर्तमान समय में कितने तरीके से हैं? वर्तमान में कितने हैं? 2, केंद्र और राज्य। लेकिन ये कब का है? आज़ादी के बाद में जो 7वां संशोधन किया गया था, तो उसमें 3 तरह के राज्यों में बांट दिया गया था देश को, ठीक है। तो वही लिखवा रहा हूँ, लिखिए। स्वतंत्रता के समय भारत में 562 देसी रियासतें थी। 562 देसी रियासतें थी, जिसमें से 559 ने 559 ने स्वेच्छा से स्वयं को भारत में विलय कर दिया। स्वयं को भारत में विलय कर दिया। कितनी बच गई? 3 रह गई। 562 देसी रियासत, मतलब देश जब आज़ाद हुआ तो 562 राजा थे देश के अंदर। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बोला कि भाई आप लोगों को भारत में मिलना होगा, साइन मारिए फटाफट। तो 562 में से 559 राजा तैयार हो गए, भारत में मिल गए, लेकिन 3 लोग नहीं मिले। वो बोले ना, हम खुद देश बनेंगे, आप में नहीं मिलेंगे। वो 3 कौन से क्षेत्र थे? जम्मू कश्मीर, जूनागढ़, और जूनागढ़ कहाँ है? जूनागढ़ गुजरात, हाँ, राजस्थान के पास गुजरात है ना, तो गुजरात का जूनागढ़ है। और तीसरा हैदराबाद का निज़ाम। मूवी देखी हो? कौन सी मूवी है? RR तो नहीं देखा हूँ। बाजीराव मस्तानी में वो देखा हूँ, निज़ाम के सामने जाकर के वो बाजीराव खड़ा हो जाता है, जो पानी में से चल के जाता है ना, तो वही है मोहम्मद निज़ाम। तो उसी का ख़ानदान हैदराबाद में राज करता था। ये भी चाहते थे कि हम भी देश बने, लेकिन पटेल साहब ने तीनों के लिए फिर व्यवस्थाएं की और लास्ट में तीनों मिले। तो इसमें से लिख लो कौन कौन सी थी, लाइन छोड़ करके लिखिए। 3 रियासतें भारत में नहीं मिलना चाहती थी। 3 रियासतें भारत में नहीं मिलना चाहती थी, जिनमें जम्मू कश्मीर, दूसरा जूनागढ़ तथा हैदराबाद थी। ये ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न बहुत आता है कि आज़ादी के बाद कौन सी 3 रियासतें थी जो भारत में विलय के लिए तैयार नहीं थी। तीनों का नाम बिल्कुल ध्यान रखना है, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद, ठीक है। अब देखिए हुआ क्या, पटेल साहब ने बोला कि देखिए आपको भारत में मिलना पड़ेगा, आपके पास में कोई रास्ता नहीं है। जम्मू कश्मीर को ये बोला गया
कि आपके पास में एक ये रास्ता ज़रूर है कि आप पाकिस्तान में चाहे तो मिल जाए, लेकिन भारत या पाकिस्तान किसी एक में मिलना होगा। ये जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह थे उस समय। राजा हरि सिंह से ये कहा गया। जो जूनागढ़ का शासक था, जूनागढ़ का शासक भी कह रहा था हम भी अलग देश बनाएंगे इसको, वो भी नहीं मिलना चाहता था। तो पटेल साहब ने बोला कि आप अपने राज्य की जनता से जनमत करवाइए। जनमत समझ रहे हो? जनता क्या कहती है, अगर वो कहती है भारत में मिलिए तो आपको मिलना होगा, क्योंकि राजा डेमोक्रेसी चल रही है, राजतंत्र ख़त्म किया जा रहा है। तो जनता से राय लीजिए, जनता जिसका निर्णय देगी उसमें आपको जाना होगा। जनता से ये राय नहीं लेना है कि आप स्वयं राजा बने रहेंगे, जनता से ये निर्णय लेना है कि आप पाकिस्तान में मिलेंगे कि भारत में मिलेंगे। तो जूनागढ़ की जो जनता थी उसने भारत में विलय के लिए वोट दिया। उस वोट से फिर क्या हुआ, जूनागढ़ को भारत में विलय किया गया और जूनागढ़ का जो शासक था वो भाग गया। ठीक है, तो जूनागढ़ को क्या किया गया, जनमत संग्रह के द्वारा मिलाया गया था। इनको लिख लो कैसे कैसे मिले हैं, फिर थोड़ा सा लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट से, जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के द्वारा भारत में मिलाया गया तथा वहाँ का शासक पाकिस्तान भाग गया। हो गया। नेक्स्ट, अब बचे दो, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। तो लिखिए, हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के द्वारा मिलाया गया। ऐसे नहीं मान रहे थे, नहीं मिलेंगे नहीं। पटेल साहब ने बोला कि पुलिस ला करके बजाओ इनमें कायदे से। तो क्या किया गया, जैसे पीएससी होती है, पीएससी पुलिस का मतलब नॉर्मल पुलिस नहीं, पीएससी लगा दिया गया, बजाना चालू। हाँ साहब बिल्कुल, कब कहाँ बोले थे नहीं मिलेंगे, हम तो तैयार थे, आ ही रहे थे, रास्ते में थे, पेन नहीं, वापस चले गए थे पेन लेने, साइन करने के लिए। उन्होंने बोला ठीक है, पेन की कोई ज़रूरत नहीं, हम पैड लेके आए, अंगूठा लगा दो। समझे? तो अगले में लिखिए, हैदराबाद रियासत को पुलिस कार्रवाई के द्वारा भारत में मिलाया गया। हो गया। अब बचा एक, कौन सा, जम्मू कश्मीर की कहानी बताया था आप लोगों को। जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह वह स्वतंत्र चाहते थे, स्वतंत्र देश बने, क्योंकि जम्मू कश्मीर मुस्लिम बहुल क्षेत्र था। इतने मुस्लिम क्षेत्र के अंदर का जो राजा है वो हिंदू था। तो हिंदू राजा की वजह से इन्होंने पुलिस कार्रवाई तो नहीं की, लेकिन ये बोला कि आपके पास में दो ही विकल्प हैं, या तो पाकिस्तान में जाइए या हिंदुस्तान में आइए। तो उधर क्या हुआ, पाकिस्तान की तरफ से कबीलाई हमला हुआ, कबीलाइयों का। बेसिकली उसमें पाकिस्तान का भी सपोर्ट था, पाकिस्तान आर्मी का। तो वो कबीलाई आक्रमण करते हुए जम्मू कश्मीर को कब्जा कर रहे थे। जो पीओके आपका छिना हुआ है वो उसी की देन है, उसी हमले में छिना है। तो कबीलाई हमला करते हुए कश्मीर के अंदर घुसते चले जा रहे थे, मार काट करना, लूट, आग लगा देना, लोगों की हत्या करना। तो राजा हरि सिंह ने मदद मांगी भारत सरकार से, नेहरू जी से। नेहरू जी उस समय देश के प्रधानमंत्री थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल क्योंकि गृह मंत्री भी थे और उप प्रधानमंत्री भी थे, तो डिफेंस को भेजने का काम गृह मंत्रालय करता है। तो नेहरू जी ने बोला
पटेल साहब से कि भाई ऐसा है मदद कीजिए। पटेल जी ने बोला ना, उनसे बोलो पहले हम हमारे में मिलें भारत में, हम इनको क्या करेंगे। उस जनमत क्या कहते हैं कबीलाई हमले में फिर से राजा हरि सिंह को फ़ोन किया गया और राजा हरि सिंह से ये कहा गया दिल्ली सरकार की तरफ से, आपके पास दो विकल्प हैं, अभी भी आप चाहें तो भारत में मिल सकते हैं और नहीं तो पाकिस्तान तो छीन ही ले रहा है, नहीं मिलोगे तो। राजा हरि सिंह ने बार बार रिक्वेस्ट की लेकिन तुम्हारे पटेल साहब तैयार नहीं हो रहे थे। तो लास्ट में जब ज़्यादा मारकाट उधर से होने लगी, मतलब श्रीनगर तक कब्जे की बात आ गई, तब हरि सिंह ने ये बोला कि ठीक है हम भारत में विलय को तैयार हैं लेकिन मदद भेजिए। तो फिर बाद में नेहरू जी के द्वारा मदद पहुंचाई गई। तो इंडियन एयरफोर्स उसको पीछे की काफ़ी कबीलाइयों को मार मार के भगाई रही थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू चले गए कहाँ, यूएन में, यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ में, बोले हमारा समझौता करवा दो। तो यूएन ने बोला जो जहाँ तक है वहीं रुक जाओ। तो कबीलाई पूरी तरह से भारत छोड़ करके नहीं भागे थे, उनको भगा रही थी सेना, भारतीय सेना। लेकिन जब बोल दिया जो जहाँ है वहीं खड़े हो जाओ तो वहीं सीज़ फायर हो गया, है ना। तो देखिएगा एक LAC है, एक LOC है, सुना ना, LOC और LAC। LOC कारगिल मूवी भी बनी है ना, और एक होती है LAC, लाइन ऑफ, ये लाइन ऑफ कंट्रोल है, फुल फॉर्म क्या है, लाइन ऑफ कंट्रोल। और ये क्या है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इस पर विवाद बहुत रहता है, लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। एक्चुअल का मतलब वास्तविक रेखा, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो अब इसी पे रुक गया, यानी कि भारत का जो क्षेत्र था, अगर भारत की स्थिति को देखोगे तो ये वाला जो पोर्शन है भारत का, ये POK का है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। यहाँ का अलग प्रधानमंत्री बनता है, भारत के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री जो बने हैं, क्या नाम उनका, अभी तो नाम भी याद नहीं है, कल ही बने ना, इमरान खान की सरकार गिर गई है ना, नवाज शरीफ के भाई है ना, हाँ। तो अभी वो प्रधानमंत्री कल बन गए। सोचो वो देश जो भारत को कहता है हम भारत के टुकड़े टुकड़े कर देंगे, जम्मू कश्मीर पर इंशाअल्लाह हमारा राज होगा, इतना निकम्मापन है, नकारापन है। 75 साल देश की आज़ादी को हो गए, आज तक एक भी प्रधानमंत्री 5 साल की सरकार नहीं चला पाया है। उसकी कोई ऐसा प्रधानमंत्री पाकिस्तान का नहीं हो पाया आज तक के इतिहास में जो अपनी सरकार को पूरे 5 साल चला सके। वो जो अपने देश के अंदर चुनी हुई सरकार 5 साल नहीं चला पाते, इंशाअल्लाह कश्मीर पर हमारा राज होगा। अपने में कर लो पहले, ये हिस्ट्री रही है पाकिस्तान की, अब भारत से तुलना हो रही है। सर ये सरकार आपको किस वजह से गिरी थी? भैया स्पष्ट बहुमत नहीं था, इनके सारे के सारे क्या हो गए, सांसद बागी हो गए। बागी का मतलब समझ रहे हो, ऐसे होता है जैसे नरेंद्र मोदी की बहुमत की सरकार संसद में है। अब उस बहुमत की सरकार में मान लीजिए आप सारे लोग सांसद चुन चुन के गए हो, लेकिन मैं सपोज करो कांग्रेस पार्टी का राहुल गांधी हूँ, मुझे अंदर अंदर पता चल गया ये मोदी से ठीक ठाक अब इनकी नहीं बन रही है, अंदर अंदर ऐसे ऐसे लोगों की कुछ लोग हैं, तो मैं क्या करूँगा, मैं अविश्वास प्रस्ताव ला दूँगा कि मोदी के साथ में जो इनके जीते हुए कैंडिडेट हैं हकीकत में इनके साथ है ही नहीं तो आप चेक करवा लो। समझ गए, इसी को बोलते हैं अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आना। अब अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में क्या होता है, पाकिस्तान में यही हुआ। पाकिस्तान में अविश्वास प्रस्ताव का प्रपोजल दिया गया, बेनज़ीर भुट्टो थी, याद करो बचपन में आपके टाइम पे बेनज़ीर भुट्टो को गोली से मार दिया गया था, महिला थी ना, उसको गोलियों से भून दिया गया था, बेनज़ीर भुट्टो को, प्रधानमंत्री थी पाकिस्तान की। तो अब उनका बेटा जो है ना बिलावल भुट्टो, वो संसद है, तो उसने क्या किया, अविश्वास प्रस्ताव पारित किया, मांग की, लेकिन उसकी मांग को क्या कर दिया गया, खारिज कर दिया गया। जब खारिज कर दिया गया तो वो चला गया कहाँ, सुप्रीम कोर्ट में।
पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बार खारिज कर दिया अविश्वास प्रस्ताव को कि नहीं, वहाँ तक इमरान अपनी ठीक ठाक पहुँच बना कर रखे थे, लेकिन मामला गड़बड़ हो गया, विरोध ज़्यादा ही होने लगा। जब विरोध ज़्यादा होने लगा तो अभी मतलब परसों के पिछले दिन सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया कि भाई फ्लोर टेस्ट के लिए हम सुनवाई करेंगे। रात 12 बजे पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को खोला गया परसों। रात 12 बजे परसों खुलने के बाद सुनवाई हुई और पाकिस्तान ने मुहर लगा दी कि हाँ, संसद के अंदर फ्लोर टेस्ट होगा। फ्लोर टेस्ट का मतलब समझ रहे हो कि सबके पास पर्ची जाएगी, आप बताओ इमरान के साथ हो कि नहीं हो, यस और नो का टिक मारना है बस। एमसीक्यू क्वेश्चन आ रहा है 2, समझ रहे हो। उस एमसीक्यू में इमरान खान के आदमियों से पूछा जा रहा है तुम हो कि नहीं हो, आपके पास 2 ही चॉइस है, यस नो का टिक मारना है। हो गया काम गड़बड़। जो उनके खुद के थे सबने नो ज़्यादा भर दिया। जैसे ही नो भर दिया गया, काउंटिंग हुई, काउंटिंग में बहुमत की सरकार धड़ाम गिर गई। अगर स्पष्ट मैंने बताया था अविश्वास प्रस्ताव को, अविश्वास प्रस्ताव जैसे ही गिरेगा, इमरान खान ही नहीं, इमरान खान के सारे मंत्री का हाल वही हो जाता है जैसे शतरंज की गोटियों में सारी गोटियां सजी हों, राजा गायब। क्या होगा, मंत्री लोग जिंदा रहेंगे, गायब। तो ऐसे ही जैसी सरकार गिरी, तुरंत किसका कब्जा, पाकिस्तान। बेसिकली उसकी सरकार को गिराने का पूरा जिम्मा किसका है, पाकिस्तान की आर्मी का है। पाकिस्तान देश के अंदर सबसे बड़ी समस्या ये है, उस देश में वहाँ की आर्मी की चलती है। और जितने भी दुनिया के देश हैं, जिन दुनिया के देशों में आर्मी को ज़्यादा शक्ति दे दी गई है, वहाँ पर हमेशा अस्थिरता, अराजकता जरूर रहेगी, क्योंकि आर्मी बल का प्रयोग करेगी। वो लिबरल क्यों रहेगी भाई, वो शक्तिशाली है ना। इसलिए देखिए म्यांमार का हाल देखिए, वहाँ भी वही है। सीरिया देखिए, यमन देखिए, ओमान देखिए, है ना, इराक देखिए, ईरान देखिए, जितने भी देश हैं जहाँ भी आर्मी की सेना को शक्तिशाली बना दिया जाता है, शक्तियाँ ज़्यादा दे दी जाती हैं, वहाँ पर वो राजनीति में भी उतर करके बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। भारत की आर्मी देखिए, आर्मी का साफ तौर से राजनीति से दूर दूर तक भारत में कोई संबंध नहीं है। आपको नो कमेंट। राजनीति और आर्मी देखिए एक दूसरे के ऊपर कभी कमेंट नहीं करते, कोई भी स्थिति हो, बिल्कुल साफ अलग रखा गया है। वहाँ का एक बाजवा है पाकिस्तान आर्मी का, आर्मी चीफ, वही सब कुछ डिसाइड कर लेता है। सरकार गिराना है तो बहुत पावरफुल आर्मी है वहाँ की, पाकिस्तान की। इसीलिए तो सोचिए 75 साल में एक भी प्रधानमंत्री 5 साल तक क्यों नहीं टिक पा रहा है, नहीं चल पाती, खटपट हो जाती है आपस में, आर्मी में और उसमें। अब वहाँ के प्रधानमंत्री को ये समझिए कि वो हाल हो जाता है जब से मनमोहन सिंह सोनिया गांधी के अंडर में थे 10 साल तक सरकार चलाते टाइम पे, कांग्रेस के सब कुछ। मैडम क्या माइक में कुछ ऐलान करना था, बोल दें क्या कि राशन योजना अगले महीने तक भी चलेगी। मैडम कहेंगे रुक जाओ अभी 2 मिनट सोच लो। जी मैडम बिल्कुल। तो इस तरह से वहाँ के प्रधानमंत्री आर्मी के अंडर में रहते हैं, कहाँ से फैसले ले पाएंगे, सरकार गिर गई। अब ये जो तुम्हारे जो नए प्रधानमंत्री आए हैं वो नवाज़ शरीफ के भाई हैं। नवाज़ शरीफ का इतिहास आपको पता ही है, इस समय वो भाग करके अमेरिका में रह रहे हैं, समझ रहे हो। इलाज का बहाना करवा करके गायब हुआ था इंसान। किसने पकड़ रखा था, इमरान खान ने उसको जेल में डाल दिया था। सोचिए प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाले व्यक्ति को जेल में डाल दिया था। वहाँ बोला हमको कैंसर है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हम इलाज करवाना चाहते हैं। जैसे ही अमेरिका गया वो सारा इलाज ठीक, अब आएंगे ही नहीं, पकड़ोगे कहाँ से। अब भाई बन गया है। अभी सुनाई दे रहा है कि रमज़ान बीत जाने के बाद नवाज़ शरीफ वापस पाकिस्तान आ रहे हैं। तो पाकिस्तान क्यों आ रहे हैं, अब समझ जाओ इमरान खान का क्या होगा, समझ गए, बदला लिया जाएगा, दोनों भाई मिल के मारेंगे पकड़ के। तो ये सरकारें इनकी रही है। तो निजाम साहब ने बाद में क्या किया, साइन मार दिया था, लेकिन पीओके चला गया।
तो अब पीओके में क्या है, पीओके पाकिस्तान के कंट्रोल में जरूर है, लेकिन यहाँ पर ना तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का कंट्रोल होता है ना इंडिया के प्रधानमंत्री का कंट्रोल होता है। यहाँ एक अलग ही प्रधानमंत्री बनता है, यहाँ का प्रधानमंत्री अलग बनता है। सोचिए, एक देश नहीं है ये, भारत भी इसे अपना ही मान रहा है, पाकिस्तान कहता है हमारा ही है, हालांकि इनडायरेक्टली पाकिस्तान की ही चलती है, पाकिस्तान का कानून चलता है, पाकिस्तान का झंडा चलता है, पाकिस्तान ही यहाँ से टैक्स भी वसूलता है, सब कुछ करता है, लेकिन यहाँ की जनता पाकिस्तान के सपोर्ट में नहीं रहती। अक्सर विरोध होता रहता है। विरोध होने का बहुत कारण है, क्योंकि इनके टैक्स का यूज इनकी विकास में किया ही नहीं जाता। अशिक्षा, गरीबी, बेरोज़गारी, विकास के नाम पर सड़कों की व्यवस्था ना हो पाना, तो कोई भी विकास नहीं होता है। तो इसलिए जनता यहाँ पर पाकिस्तान के खिलाफ़ बनी रहती है। बीच बीच में विरोध के स्वर भी आते हैं। अभी तो उनके भी इमरान खान के रैली में भी तो नारे लग गए थे, क्या चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर। मोदी जी को कहा जाता है ना चौकीदार चोर है, तो वहाँ भी नारे, पूरी जनता चौकीदार है, तो वहाँ का उसका मंत्री कह रहे हैं देखो ऐसे नारे ना लगाओ, ठीक है, लेकिन सरकार चली गई। देखिए, हैदराबाद का हो गया था, जूनागढ़ का हो गया था। अब जम्मू कश्मीर के बारे में लिखिए। जम्मू कश्मीर रियासत को राजा हरि सिंह ने कबीलाई आक्रमण के कारण भारत विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके अपनी रियासत को भारत का हिस्सा बना दिया। अपनी रियासत को भारत का हिस्सा बना दिया। जिसके बाद भारत के संपूर्ण राज्यों को 4 श्रेणियों में बांटा गया। 4 श्रेणियों में बांटा गया, ठीक है। तो 4 श्रेणी क्या है? ABCD इंग्लिश में, हिंदी में आ बा सा दा, ठीक है। तो सबसे पहले ए श्रेणी के राज्य, ठीक है। 4 श्रेणियों में, वर्तमान में 2 हैं। तो शुरुआती में जब देश आज़ाद हुआ था तो उस समय 4 ग्रुप में सारे राज्यों को रखा गया था, ठीक है। तो ए श्रेणी के राज्य, अब इसमें लिखिए ए श्रेणी में कौन कौन से राज्य थे। लिखिए, इस श्रेणी में इससे क्या मतलब ग्रुप बनाया गया था कि जैसे बता तो रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कुछ क्षेत्र ऐसे थे जिसको अंग्रेज़ों ने कब्जा कर रखा था, कुछ क्षेत्र ऐसे थे जो हमने देसी राजाओं से लिए, कुछ क्षेत्र ऐसे थे कि जो हमने अर्जित किए, समझ रहे हो। तो इन्हीं के आधार पर राज्यों को बांटा गया है। तो ए में वही लिखवा रहा हूँ, ये ब्रिटिश प्रांत हैं। लिखिए, इस श्रेणी में 1947 से पूर्व 1947 से पूर्व ब्रिटेन के द्वारा शासित कुछ क्षेत्र तथा बड़ी बड़ी
बड़ी बड़ी देशी रियासतें शामिल थीं। बड़ी बड़ी देशी रियासतें शामिल थी। हो गया। इनमें संयुक्त प्रांत ब्रैकेट में लिख लीजिए यूपी। उत्तर प्रदेश को कहते थे ना संयुक्त प्रांत, यूनाइटेड प्रोविंस। सेकंड है बिहार, मध्य प्रदेश, बम्बई, मद्रास, बम्बई मद्रास को चेन्नई कहते हैं, है ना, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है असम, उड़ीसा तथा पंजाब। तो इतने राज्य ए श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से? यूपी, बिहार, एमपी, है ना, मुंबई, मद्रास, बंगाल, असम, उड़ीसा और पंजाब। ठीक है। अब बी श्रेणी के राज्य, आपने बताया बी श्रेणी के राज्य, हाँ, बताएंगे अभी। पेपर में प्रश्न कैसे पूछ सकता है? पहले तो यही सीधा प्रश्न पूछ लेगा कि भारत के आज़ादी के बाद भारत के राज्यों को कितने भागों में बांटा गया था। ठीक है। तो ABCD सिंपल क्वेश्चन है। अब इसके अंदर डेप्थ में अगर घुसता है, बहुत गहराई में, लेकिन इतना गहराई में वो नहीं जाएगा। वो अगर नॉर्मल आपके एग्ज़ाम्स हैं स्टेट लेवल तक, तो सिर्फ कैटेगरी पूछ लेगा। IAS वगैरह में वो पूछ सकता है कि आपसे ऑप्शंस दे दे, ABCD कैटेगरी का आपसे ग्रुप में पूछ ले भाई, जैसे कि A ग्रुप के अंदर के सारे राज्य हैं, उसमें से B का एक डाल देगा। ठीक है। तो इस टाइप का, लेकिन वो सिविल सर्विस के लेवल का क्वेश्चन हो जाएगा। हाँ, पूछो। जोर से बोलो। आपने वैकेंसी बताई है ना। तो देखिए, 20 श्रेणी में लिखिए, इस श्रेणी में 1947 से पूर्व 1947 से पूर्व ब्रिटेन द्वारा, पहले में क्या करवाया था? कुछ गड़बड़ हुआ क्या? ब्रिटेन द्वारा शासित क्षेत्र तथा बड़ी-बड़ी देशी रियासतें शामिल थीं। मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। पहले में सिर्फ इतना था कि ब्रिटिश प्रांतों को ही रखा गया था। इसी में थोड़ा सा संशोधन कर लो बस, ऊपर वाले में इसमें लिख लो, इसमें ब्रिटिश प्रांतों को रखा गया था। ये जो जितनी बातें लिखी है ना ऊपर, ये बी ग्रुप की थी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। तो उसको भी बना दे एक तो। नहीं तो राज्य भी तो बदल दोगे। राज्य मैंने इस बी वाले में लिख लीजिए ज़रा। हैदराबाद, बी कैटेगरी में हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, बी में है हैदराबाद, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है मैसूर। अगला है पटियाला। उसके बाद में है पूर्वी बंगाल की रियासतें,
हमारा जो बेसिकली जो पंजाब है, हमारा पंजाब पूर्वी पंजाब है, पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान के अंदर है ना। तो हम पूर्वी पंजाब ना बोल करके नॉर्मल पंजाब ही बोलते हैं, है पूर्वी पंजाब। उसके बाद त्रावणकोर, नेक्स्ट है विंध्य प्रदेश को ब्रैकेट में लिख लेना, मध्य प्रदेश, एमपी। विंध्य प्रदेश यानी एमपी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है कोचीन, नेक्स्ट सौराष्ट्र, गुजरात, सौराष्ट्र हो गया। ये तो बी श्रेणी की हो गई। अगली है सी श्रेणी की। सी श्रेणी के राज्य। सी श्रेणी में किसको रखा गया है, इसमें लिख लीजिए, सिंपल, इसमें नॉर्मल वाले हैं। अजमेर, बिलासपुर, भोपाल, बिलासपुर मध्य प्रदेश में, बिलासपुर, भोपाल, कुर्ग, दिल्ली का, हाँ, दिल्ली का या ब्रैकेट में दिल्ली लिख लेना। हिमाचल प्रदेश, HP, हिमाचल प्रदेश। कच्छ क्या मिलते हैं इधर, कच्छ के रन में, कच्छ की खाड़ी भी है। कच्छ के रन में क्या फेमस है, जंगली गधे। कच्छ के रन में सबसे ज़्यादा क्या है, जंगली गधे, भारत के बहुत फेमस है। अरे नॉर्मल एक गधा होता है, एक जंगली गधा होता है, तो कच्छ के रन में सबसे ज़्यादा यही पाए जाते हैं। अरे मरुस्थल क्षेत्र है ना गुजरात का। अगला मणिपुर, मणिपुर ब्रैकेट में लिख लेना। मणिपुर को कहीं कहीं लिखेंगे कूच विहार, कोडगू लिख लोगे, ब्रैकेट में लिखिए कूच विहार, कोडगू, मणिपुर के बराबर में हो गया। लास्ट है डी श्रेणी के राज्य। डी श्रेणी के राज्य। तो डी श्रेणी के राज्य में लिखिए, इसके अंतर्गत अंडमान निकोबार, इसके अंतर्गत अंडमान निकोबार तथा अर्जित किए गए क्षेत्रों को रखा गया है।